नमस्कार साथियों। आज का जो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 था, उसकी डिटेल्स, उसकी आंसर शीट इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आंसर शीट के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनकी कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि एक तो आप यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की हिस्ट्री के लिए, तो आप प्रत्येक इस वीडियो में प्रत्येक पीडीएफ पेज पे आपको हमारे मोबाइल नंबर मिल जाएंगे। वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि टेस्ट सीरीज़ के मामले में संपूर्ण भारत में इस टेस्ट सीरीज़ से अच्छी टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं मिल सकती। इसकी एक वजह है। क्या वजह है? कि हमने जो ये टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की है उसमें एक नए टेक्निक का यूज किया है। क्या टेक्निक है? कि इसमें जो भी इतिहास की विख्यात लेखक हैं उनके कोटेशंस का सीधा सीधा यूज करके उनको हमने प्रश्न के रूप में फॉर्म किया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको पेज सहित इसके जो बे एनालिसिस मिलेगा, उसमें पेज सहित की कौन से बुक में से कौन से पेज पे जो है हमने ये प्रश्न उठाया है वो आपको इस पे मिलेगा, जो और किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है। तो इस टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन करने में हमने किस किस सोर्स का यूज किया है वो मैं आपको बता दूं, ताकि आपको किसी भी प्रश्न में कोई संदेह न रहे। तो देखिए, हमने इस टेस्ट सीरीज में एक तो मणिकांत सर जी के जो हिस्ट्री के नोट्स हैं उनकी हेल्प ली है। केसी श्रीवास्तव, JN पांडे, जहाज श्रीमाली, SC जैन और NCERTs को जो है प्राचीन भारत के लिए हमने काम लिया है। किरण कुमार जी की जो सिंधु सभ्यता के लिए अलग से बुक आती है, किरण कुमार जी थामलियाल की, उनको हमने यूज किया है। मध्यकालीन भारत के लिए हरिश्चंद्र शर्मा के भाग 1 और भाग 2 को यूज किया है। BL ग्रोवर, यशपाल ग्रोवर को आधुनिक भारत के लिए और मणिकांत सर के नोट्स का यूज किया है। RC शुक्ल, राय चौधरी, मजूमदार, इन जो भी इतिहास के विख्यात लेखक हैं उन लोगों का हमने इसमें यूज किया है। उनकी बुक्स के कोटेशन आपको पेज सहित हमारी इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। तो आज के प्रश्न पत्र पे चर्चा करते हुए शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रियों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर B और C है, मतलब ऑप्शन नंबर C है जिसमें भीमबेटका और जोरा जो है वहाँ से आपको प्रागैतिहासिक काल के शैलाश्रियों की सबसे बड़ी मेखला खोजी है। अब इस प्रश्न को हमने कहाँ से उठाया है? प्राचीन भारत के केसी श्रीवास्तव की बुक से ये प्रश्न उठाया है और ये कोटेशन है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रियों की सबसे बड़ी मेखला भीमबेटका और जोरा से खोजी गई है। अजंता में पर्वतों को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई हैं, जिनकी छतों और दीवारों पर उत्कृष्ट दीवार चित्र मिलते हैं। अजंता में अब केवल 6 गुफाएं, जिनकी संख्या 9, 10, 16, 17 और 1-2 हैं, यही चित्र अभी बचे हैं, बाकी के नष्ट हो गए हैं। उनका समय ईसा पूर्व प्रथम सदी से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक है। भाजा की पहाड़ियों पर गुफाओं को काटकर चैत्य और विहार बनाए गए हैं। ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्थान बौद्ध वास्तु का प्रमुख केंद्र बना था। दूसरा प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिला है? तो गंगा के मैदान में जो है प्राचीन बस्ती का अवशेष मिला है कालपी में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी पे मिलता है। विकल्प में जो भी शेष स्थान दिए गए हैं वो कालपी के अतिरिक्त सारा गंगा मैदान से बाहर के हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट का स्थल है। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निकट स्थल है। तेरी दक्षिणी भारतीय पुरास्थल है। और गंगा का मैदान आसाम में ब्रह्मपुत्र घाटी के सिंधु नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। और ये प्रश्न हमने उठाया है JN पांडे की बुक से। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण था। तो घग्गर हकरा चौथे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा।
दूसरा देखिए, इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों और आभूषणों पर का अप्रत्याशित भंडार मिला है। ये कुणाल है आपका हरियाणा में, वहाँ से मुकुट भी मिला है। तो ये तीसरा नंबर का मेल हो जाएगा। कश्मीर के इस नवपाषाणिक स्थल से आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं, वो आपका कश्मीर का बुरजा होम हो जाएगा। और इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में माना जाता है, तो ये आपका आढ़ हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और उसकी व्याख्या आप देख लीजिए। घग्गर हकड़ा नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है। कुणाल इस हड़प्पा से हाल ही में रजत भांडों और आभूषणों की अप्रत्याशित भंडार मिला है। बुरजा होम का है, कश्मीर में है। बुरजा होम कश्मीर के इस नवपाषाणिक स्थल से आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ राजस्थान में है और इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से कृषक समुदाय के उद्भव के भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं तथा जौ उपजाते थे तथा कपास का प्रयोग करते थे और मिट्टी के मकानों में रहते थे। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट ए है, उसका रीजन आर दिया हुआ है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, ये आपका कथन है। और स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। अब इसका कथन भी सही है, उसका रीजन भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए। नवपाषाण काल में सबसे उल्लेखनीय एवं आधारभूत प्रगति जिसने मानव जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया, इस काल में मनुष्य ने अनेक प्रकार के पशुओं और पौधों को पालना पोसना और उगाना शुरू कर दिया था। भारत में चावल उगाना लगभग 7000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, जैसा कि बेलन घाटी में स्थित कोल्डी हवा पुरा स्थल से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है। भारतीय संदर्भ में नवपाषाण कालीन कृषि पर आधारित क्षेत्रों को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिंधु प्रणाली और उसका पश्चिमी सीमा क्षेत्र, दूसरा गंगा की घाटी, तीसरा पश्चिमी भारत और उत्तरी दक्कन, चौथा दक्षिणी दक्कन। अगले 2500 वर्षों में इन जन समुदायों ने मृद भांडों और मिट्टी की मूर्तियों, पत्थर और धातु के आभूषणों, औजारों तथा बर्तनों के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी और वास्तुशैली विकसित कर ली थी। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है? तो ये आपका पलवरम है, मद्रास में। देखिए व्याख्या देखिए। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 में शुरू हुआ, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पास स्थित पलवरम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाणोपकरण प्राप्त किया था। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। यही पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है इसमें, क्योंकि पुरापाषाण कालीन जो है मानव कच्चा मांस खाता था, उसके पास अग्नि की जानकारी नहीं थी। दूसरा जो स्टेटमेंट है, दक्षिणी भारत में गुंटूर और कर्नूल जिलों में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं, बहुत सही स्टेटमेंट है। कैमूर श्रेणी और मिर्ज़ापुर जिले में पुरापाषाण कालीन चित्रकला मिली है, ये भी सही है। और उत्तरी भारत में ताम्रयुग और आरंभिक लोह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, बिल्कुल सही है। लेकिन दक्षिणी भारत में लोह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आता है, क्योंकि दक्षिणी भारत में ताम्र पाषाण युग आता ही नहीं है। पाषाण काल के बाद सीधा लोह युग दक्षिणी भारत में आता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। व्याख्या देखिए। भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था, इसलिए इस काल का मानव कच्चा मांस या कंदमूल खाता था। दक्षिणी भारत के गुंटूर व कुर्नूल जिलों में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं।
कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिलों में पुरापाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर भारत में ताम्रयुग और आरंभिक लोह युग की पहचान की जा सकती है, तथापि दक्षिण भारत में लोह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि यदि इस टेस्ट सीरीज को आपने दिया है और ये जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको यदि आपने एक बार देख लिया तो निश्चित रूप से इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का ये आपको टेस्ट सीरीज है, उस चैप्टर में यदि कोई प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप मेरे विश्वास कर लेना। क्योंकि कम से कम 10 बुक्स का सार इसमें हमने निचोड़ के डाला है और कोटेशन इस प्रकार के बनाए हैं कि उस प्रश्न के पैरेलल जितने भी प्रश्न यदि कोई संभावित हैं भविष्य में, तो वो इन कोटेशंस में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। हालांकि वीडियो लंबा होने वाला है, फिर भी आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर की बेसिक समझ, किसी अन्य बुक की को लेने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक समझ इसी से बन जाएगी। और यदि आपके पास 4 विकल्प आते हैं तो उन चारों विकल्पों में आप इस कदर समर्थ हो जाएंगे कि 4 विकल्पों में से एक विकल्प आप बिना विशेष स्टडी के भी आंसर दे पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक विकल्प में हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व स्थिति से पूर्ववर्ती अवस्था है? तो ये जो ऑप्शन है इसमें है अमरी और केची बेग, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित अमरी और कोट दिजी स्थलों से सिंधु पूर्व सभ्यता के निक्षेप पाए जाते हैं। कोट दिजी और आमरी में मूलभूत अंतर यही है कि कोट दिजी में तो किलेबंद बस्ती प्राप्त हुई है, जबकि अमरी में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते। अमरी की विलक्षण बात यही है कि यहाँ पुरानी सिंधु संस्कृति और परवर्ती सिंधु सभ्यता के बीच का संक्रमण काल परिलक्षित होता है। अमरीकी खोज 1929 में एन.जी. मजूमदार ने की थी और कोट दिजी की 1935 में धुरिये ने की थी। झूंकर संस्कृति और कब्रिस्तान हड़प्पा युगोत्तर हैं। झूंकर नामक स्थान की संस्कृति को झूंकर संस्कृति कहा जाता है। ये किरण कुमार जी थपलियाल की बुक से हमने इसको उठाया है। 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये आपकी बेलन घाटी से ये साक्ष्य मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरास्थलों में इस्लामाबाद जिले के इलाहाबाद जिले की बेलन नदी के तट पर स्थित एक कोल्डी हवा नाम का एक पुरातात्विक स्थल है। कोल्डी हवा के उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही है कि यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम प्रमाण, जो लगभग 7000 से 6000 वर्ष पहले ही बताया जाता है, मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने और भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए मिलते हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ व्यापक रूप से धान की खेती की जाती थी। इसके अलावा सैंधव काल में गुजरात क्षेत्र में लोथल और रंगपुर के स्थलों में मृतपिंड से लिपटे हुए धान की भूसी मिली है। धान की खेती का स्पष्ट प्रमाण सैंधव क्षेत्रों में हुलास से मिलता है। आड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती था, क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजार अधिक पाए जाते हैं। आहड़ संस्कृति का समय 2500 से 2100 ईसा पूर्व माना जाता है। ये राजस्थान की बनास घाटी के आसपास के क्षेत्रों में फैली थी। मध्य पाषाण काल के क्षेत्रों में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर है। यहाँ लोह काल के उपकरण भी प्राप्त होते हैं। 10वां प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो आपका इसमें बी ऑप्शन होगा, भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्यों होगा उसकी व्याख्या देखो। किसी भी पुरातात्विक स्थल पर उत्खनन स्तर विन्यास के सिद्धांत पर आधारित होता है। अधिकांश पुरातात्विक स्थल साधारणतः भिन्न भिन्न काल की प्राचीन बस्तियों के अवशेष होते हैं। स्तर विन्यास के सहारे पुरातत्व वैज्ञानिक पुरा स्थल के प्रथम चरण तक पहुंचते हैं, जो कि उस स्थल के अंतिम जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है। स्तर विन्यास के उत्खनन में प्राप्त वस्तुओं के कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति द्वारा उस स्तर के समय का पता लगाते हैं, जिसका सिद्धांत है कि प्रत्येक जीवित प्राणी पेड़ पौधे सहित वायुमंडल से रेडियोधर्मी कार्बन C14 को ग्रहण करते हैं, और जब प्राणी की मृत्यु हो जाती है
तब इस ज्ञात दर से रेडियोधर्मी कार्बन का क्षय होता है, जिसमें वह सामान्य कार्बन C14 C12 में बदल जाता है। अतः किसी प्राचीन वस्तु में बचे हुए रेडियोधर्मी कार्बन के परिणाम की गणना करके हिसाब लगाना संभव हो जाता है कि वह कितने वर्ष पूर्व जीवित प्राणी का अंश रहा होगा। सूची 1 पुरातात्विक सामग्री है, जिसमें मृदभांड को सूचित किया है, और सूची 2 में ऐतिहासिक चरण के साथ सुमिलित करवाने के लिए इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न से 4 सेपरेट प्रश्न बनते हैं। तो PGW चित्रित धूसर मृदभांड, ये चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं वो आपके हड़प्पा युग के हैं। काले व लाल मृदभांड आपके पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग 3 से मिलेगा, और उत्तरी काली पोलिस यानी NBPW जो हैं वो मौर्य युग के हैं, और लाल पोलिस वाले जो बर्तन मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, वो गुप्त काल के हैं। एक बार दोबारा देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड जो हैं वो हड़प्पा काल में मिलते हैं, PGW जिसको बोलते हैं। काले और लाल जो हैं वो पूर्वकालिक ऐतिहासिक युग के मिलते हैं, और उत्तरी काली पोलिस वाले युग जो हैं वो मौर्य युग में मिलते हैं, और लाल पोलिस वाले रेडवेयर जो हैं वो गुप्त काल से मिलते हैं। तो इस प्रकार आपका 2 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा, और इसकी व्याख्या आप देख लीजिए। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड सर्वाधिक प्रचलित थे, जब जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। चित्रित धूसर मृदभांडों में कटोरे और थालियाँ मिली हैं। RPW लाल पोलिस वाले मृदभांड गुप्त युग से प्रचलित थे। काले व लाल मृदभांड नवपाषाणिक संस्कृति के द्योतक हैं। उत्तरी काली पोलिस वाले मृदभांड मौर्य संस्कृति को दर्शाते हैं। ये सुदूर उत्तरी पश्चिम में तक्षशिला तक पाए जाते हैं, और इसका तिथि क्रम 800 से 100 ईसा पूर्व है, जबकि मौर्य काल का समय 323 से 184 ईसा पूर्व है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान रखें। 12वां प्रश्न है, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालक्रम कौन सा है? तो अबेविली, एस्यूली, मोस्तारी और मगदालिनी, ये जो बी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। व्याख्या देख लीजिए। निम्न पुरापाषाण काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये क्वार्टजाइट, ये प्रश्न को व्याख्या में से ये प्रश्न है कि पुरापाषाण काल में किस पत्थर का, किसका यूज करके जो है उपकरण बनाए जाते थे। क्वार्टजाइट का बहुत बार प्रश्न पूछा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस समय के उपकरणों में हस्त कुठार, विदारणी और खंडक प्रमुख थे। अबेविली एक प्रकार का ही हस्त कुठार था, जो कि लंबा चौड़ा, भारी भरकम और अनगढ़ था। अबेविली नाम का मिडिल युग का पश्चिमी यूरोपीय पूर्व पाषाण कालीन परंपरा के अनुसार रखा गया है। एस्यूले भी एक छोटा हस्त कुठार था, और अबेविली के विपरीत काफ़ी छोटा और सुडौल होता था। इसे तैयार करने में अनेक बार द्वितीय सल्क उतारे जाते थे, और किनारों पर व्यापक परिष्कार किया जाता था। इसका नाम रीस युग, अत्यंत नूतन युग का तीसरा चरण, जिसके नाम पर दक्षिणी पश्चिम जर्मनी की रीस नदी के आधार पर रखा है, और मोस्तारी मध्य पुरापाषाण कालीन पश्चिमी यूरोप की संस्कृति है। अब नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी हैं? तो भैया ये चारों के चारों ही स्रोत सामग्री के रूप में काम लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पूछे गए हैं, इसलिए आपको 1, 2 और 4 ही इसमें बताना है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता। इस दृष्टि से पाषाणकालीन सभ्यता प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकारों ने पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया है, जिसमें औजारों के अंतर्गत हैंडक्स, कुल्हाड़ी, जो मद्रास के पास पलवरम नामक स्थान से 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य जीवाश्म और अस्थि अवशेष भी पुरापाषाणिक साक्ष्यों के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं, जो कि कई स्थानों से मिले हैं। 14वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ
प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ 14वां प्रश्न है आपका। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, कहाँ से मिली हैं? तो अतिरंपकम से ये मिली हैं। दक्षिणी भारत की कोर्तलियार नदी घाटी पूर्व पाषाणिक सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी घाटी में स्थित वदमदुरे नामक स्थान से निम्न पूर्व पाषाण काल के बहुत से उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनका निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। देखो, क्वार्टजाइट का फिर से यूज हो गया है इसमें। कोर्तलियार घाटी का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल पूर्व पाषाण कालीन स्थल अतिरंपकम है। यहाँ से बड़ी संख्या में हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, क्लीवर और फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं जो पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। यहाँ से हैंड एक्स एशुलियन प्रकार के हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक का कथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। दक्षिणी भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों का अंदर का रंग काला है और बाहर का रंग लाल है। इन रंगों के मृदभांड से अलग से पुताई हुई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके इसमें सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। महापाषाण कालीन लोगों को केंद्रीय स्थल कावेरी डेल्टा और उसके आसपास का क्षेत्र था। महापाषाणिक लोग प्राय प्रायद्वीप के ऊंचे इलाकों में पाए जाते थे, लेकिन इसका निवास पूर्वी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अधिक था। इनके बारे में जानकारी इनकी कब्रों से मिलती है, जो महापाषाण कहलाती हैं। बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेरने के कारण इनकी कब्रों को महापाषाण कहते हैं। इन कब्रों में दफनाए गए लोगों के न केवल अस्थिपंजर अपितु लोहे की वस्तुएं भी मिलती हैं। ये लोग कई तरह के मृदभांडों का प्रयोग करते थे, जिनमें लाल मृदभांड भी शामिल थे, लेकिन काला और लाल मृदभांड अधिक प्रचलित था। इसका आरंभ 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 16वां प्रश्न है, दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। बहुत परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो नवपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की जो बस्ती के अवशेष होते थे, उनको अंश टीले या भस्म टीले कहा जाते थे। व्याख्या देखिए, दक्षिणी भारत में नवपाषाण काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशु था। मवेशियों में भेड़ बकरी के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की हड्डियां प्राप्त होती हैं, जिनमें इन पालतू पशुओं के महत्व का संकेत प्राप्त होता है। इस संस्कृति के लोग सबसे आरंभिक चरण में किसान कम चरवाहे अधिक थे। वे अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में घरों के बाहर बांध देते थे और उस क्षेत्र में चारों तरफ लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा देते थे। बाड़ के भीतर ही गोबर इकट्ठा होता रहता था। प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ उसको जला दिया जाता था और प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया को लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम ये हुआ कि जिस जगह ये होली जलाई जाती थी वह राख का टीला बन गया। दक्षिणी भारतीय पुरातत्व में इन टीलों को भस्म टीला या अंश टीला कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। 17वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार नीचे कूट चुनिए। तो आपका सबसे पहले कोरनुल गुफाएं आएगा, फिर दमदम आएगा, फिर टेक्कलकोट आएगा और फिर नैकुंड आएगा। व्याख्या आप देख लीजिए। यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसका उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष GR शर्मा तथा उनके सहयोगी RK शर्मा, VD मिश्र द्वारा करवाया गया। यहाँ लघु पाषाण उपकरण, स्क्रेपर, चंद्रिका, समबाहु त्रिभुज आदि मिले हैं। उच्च पूर्व पाषाण काल का प्रमुख उपकरण ब्लेड था। ब्लेड पतले और सकरे आकार वाला वह पाषाण फलक है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं और जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से दूना होता है। इसके निर्माण में चर्ट, जैस्पर, क्लिंट आदि बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है। भारत में जिन स्थानों से उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, उनमें बेलन तथा सोन घाटी, सिंहभूमि, झारखंड, कुरनुल की गुफाएं आदि हैं। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ 4000 के लगभग हुआ है। यहाँ नवपाषाण कालीन संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिणी भारत, मध्य गंगा घाटी, मध्य पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत। दक्षिणी भारत के कर्नाटक प्रांत में मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, टेक्कलकोट प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरास्थल हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। स्फटिक के, सेलखड़ी के, गोमेद के, इंद्रिय गोपमणि
के, तो इसमें स्फटिक मैंने आपको बताया था जो क्वार्टजाइट कहलाते थे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, कौन सा बस्ती स्थल है, कौन सा समाधि स्थल है और कौन सा बस्ती और समाधि स्थल दोनों है। तो बस्ती स्थल चिरांद है, सही है। यहाँ पे बस्ती स्थल चिरांद से बिहार में है, ये बस्ती स्थल के अवशेष मिले हैं। समाधि स्थल पोर कालम है, ये भी सही है। बस्ती और समाधि दोनों के अवशेष मिले हैं पिकलियल से, तो तीनों ही विकल्प आपके यहाँ पे सही हैं। चिरांद मध्य गंगा घाटी का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन यह स्थल बिहार के छपरा जिले में है। यहाँ ताम्रपाषाण युग के जो अवशेष मिलते हैं, बड़े कटोरे, टोटी वाले बर्तन, तसले इत्यादि मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग निवास के लिए बांस और बल्ली की झोपड़ियाँ बनाते थे और धान, मूंग, मसूर, गेहूं, जौ आदि की खेती करना जानते थे। दक्षिणी भारत में महापाषाण कालीन कर्नाटक में ब्रह्मगिरी मस्की, आंध्रा में नागार्जुन कोंड, तमिलनाडु अमृतमंगल, केरल में पोराकलम से प्राप्त हुई हैं। आवास स्थल कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, पिकलीहल, संगलकल्लू आदि स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित नहीं था। तो यहाँ पे जो सेल्ट है ना, वो पूरा पाषाणिक संस्कृति से नहीं है। कुल्हाड़ी, गंडासा और विदारणी इससे संबंधित थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन काल या हिमयुग में हुआ। प्लाइस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान बर्फ की चादरों से हमेशा ढके रहते थे, किंतु पर्वतों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त थे और भारतीय पुरापाषाण युग का मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल, जिसमें 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व का टाइम पीरियड बताया जाता है। मध्य पुरापाषाण काल में 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व का समय दिया जाता है और उच्च पुरापाषाण काल में 40,000 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड इसमें दिखाया जाता है। अधिकांश हिमयुग जो होता है वो आरंभिक पुरापाषाण युग अर्थात 25 लाख से 1 लाख वर्ष ईसा पूर्व वाले टाइम में काउंट होगा और इस समय में हस्तकुठार, हैंडएक्स, विदारणी जिसको क्लीवर कहते हैं और खंडक या गंडासा जिसको कहते हैं, वो भारत में पाएगी कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी हैं जैसे पश्चिमी एशिया, यूरोप, अफ्रीका में मिली हैं। अब इसमें आपको सुमेलित करना है। चोपनी मांडो मध्य पाषाण कालीन है, कुल्ली पूर्व हड़प्पा का है, अतिरंपकम आपका तमिलनाडु जो है पुरापाषाण कालीन का है और इनाम गांव जो है वो आपका ताम्रपाषाण काल से है। तो डी आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा और व्याख्या इसमें होगी, भारत में मध्य पाषाण कालीन विषय में संबंधित जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई। मध्य पाषाण काल के उपकरण आकार में अत्यंत छोटे हैं और लगभग आधे इंच से 1.25 इंच के बराबर होते हैं मध्य पाषाण काल के, जिनको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। मिर्जापुर जिले में स्थित मोहराना पहाड़, बघेरी खोर, लेह विश्वा और इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील में स्थित चौपानी मांडो नामक मध्य पाषाण काल के पुरास्थलों की खुदाई 1962 से 1980 के मध्य कराई गई। कुल्ली संस्कृति का संबंध हड़प्पा पूर्व से है। यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इनाम गांव ताम्र पाषाणिक जोरवे संस्कृति की एक बड़ी स्थित थी और महाराष्ट्र में थी। दक्षिणी भारत में कोर्तलियार नदी की घाटी पूर्व पाषाण काल की सामग्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। कोर्तलियार घाटी एक महत्वपूर्ण स्थल अतिरंपकम है। यहाँ से बड़ी संख्या में हैंडएक्स, क्लीवर और फलक उपकरण प्राप्त हुए हैं। 22वां प्रश्न देखिए, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः क्या कहा जाता था। तो पिथोकैंथ्रोपस के रूप में उसका नाम विख्यात था और व्याख्या में देखिए आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी कि आधुनिक मानव का विकास 30,000 वर्ष पहले हुआ, जिसे होमोसैपियन या प्राज्ञ मानव या विशिष्ट अनुसंधान नामों से पुकारते हैं, जैसे कि क्रोमैग्नान, चांसलीड, ग्रैमालीड इत्यादि। इनमें से अधिकांश आधुनिक मानव जातियां जापान के आइनुओ या ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी जातियों से ज़्यादा मिलती जुलती हैं।
परंतु होमोसैपियंस से ठीक पूर्व मानव विकास श्रृंखला में जिस मानव प्रजाति का प्रादुर्भाव हुआ उसे पिथोकैंथ्रोपस कहा जाता है। इसका आविर्भाव आरंभिक मध्य अत्यंत नूतन काल में हुआ। पिथेकैंथ्रोपस का अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपि मानव। इस प्रजाति की मस्तिष्क क्षमता में पर्याप्त विविधता पाई जाती है और इसकी दृष्टि क्षमता काफ़ी तेज थी। इसकी खोपड़ी पिछले प्रारूप की तुलना में अधिक गोलाकार थी। खड़ा होने पर इसकी ऊंचाई लगभग 5 फुट होती थी। इसके हाथ, पैर, नितंब, अस्थि इत्यादि सब कुछ विद्यमान थे। पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक वितरण था। पिथोकैंथ्रोपस से पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस और अफ्रीकेनस और रामापिथेकस नामक मानव सदृश प्राणी पाए जाते हैं। और इसका यदि उल्लेख देखना है तो आपको झा श्रीमाली के पेज नंबर 50 पे आप जाके ऐसे कैसे इस कोटेशन को देख सकते हैं। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाणी के युगों लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। बिल्कुल कथन सही है भाई। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया था, ये भी सही है। तो नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोनों ही कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। दक्षिणी भारत में पाषाण युग के पश्चात दक्कन के पठार तथा प्रायद्वीप में महापाषाणिक संस्कृति का उदय होता है। महापाषाण कालीन लोग साधारणतया पहाड़ों की ढलानों पर रहते थे और वो अपने आवास के लिए नैसर्गिक तालाब या जलाशयों के निकट पर्वत की उपत्यका का प्रयोग करते थे। इन लोगों के आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि होता था, जिसमें से सिंचाई के साधन के रूप में से जलाशय का उपयोग करते थे, जिसकी सहायता से ये धान की खेती करते थे। यहाँ से कृषि उपयोगी औजार, फावड़ा, कुदाल, हाशिया प्राप्त हुए। विद्वानों के अनुसार ईसा की प्रथम सदी में से या उसके कुछ पहले ही लोग पहाड़ी को छोड़ नदी के मुहानों की उपजाऊ भूमि का प्रयोग कृषि के लिए करते थे। 24वां प्रश्न है, ताम्र संचय का संबंध है चमकीले लाल मृदभांडों से, गोरिक मृदभांडों से, काले और लाल मृदभांडों से और चित्रित धूसर मृदभांडों से। तो ताम्र संचय का मतलब है ताम्र पाषाण काल से। तो यहाँ पे ताम्र पाषाण काल में कौन से बर्तन या मृदभांड पाए जाते थे, वो काले और लाल मृदभांड यहाँ से पाए जाते थे। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्राय देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इस अवस्था में लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इन लोगों को तांबों को पिघलाने की कला का ज्ञान था। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकू पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। अपने विकास की प्राग्ञ कांस्य अवस्था में उन्होंने चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग किया था। दक्षिणी भारत में नवपाषाणिक अवस्था अलक्षित रूप से ताम्रपाषाण अवस्था में परिणित हो गई थी। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणिक ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया था। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वें प्रश्न में ब्रह्मगिरी क्या है? विशिष्ट लक्षण है महापाषाणिक उपकरण, क्योंकि ब्रह्मगिरी दक्षिणी भारत का स्थल है। कूपगल क्या है? कूपगल आपका राख वाले टीले हैं। बुर्जाहोम क्या है? ये कश्मीर में जो है मध्य पाषाण नहीं है, ये गर्त निवास के लिए प्रसिद्ध है। बुर्जाहोम कश्मीर में गर्त निवास के लिए प्रसिद्ध था। और आदि चन्नलूर जो है वो आपका जो है महापाषाणिक उपकरण यहाँ से मिले हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कर्नाटक प्रांत के ब्रह्मगिरी नामक स्थल से मिली महापाषाण कालीन कब्र से इस काल की तिथि निर्धारण करने का प्रयास किया गया है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों से मनुष्य के स्थायी जीवन का पता चलता है। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्जाहोम जो कि कश्मीर में है, इसकी खोज 1935 में पीटरसन ने की थी। यहाँ गर्त निवास के अलावा गेहूं, जौ, मटर, अनाजों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सुदूर दक्षिण में आदि चन्नलूर से प्राप्त महापाषाणिक कब्रों से प्रसिद्ध काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो कि कलश समाधान के प्रतीक हैं। 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक तरफ सूची 1 में स्थान का नाम है और दूसरी सूची नंबर 2 में संबंध संस्कृति का उल्लेख है। तो कौन सा स्थल कौन सी संस्कृति से संबंधित है ये यहाँ पे बताया गया है।
तो रंगपुर जो है वो आपकी ताम्रपाषाण में आता है, सोहन पुरापाषाण में आता है, आदि चन्नलूर आपका महापाषाण काल में आता है, क्योंकि आदि चन्नलूर तो दक्षिणी भारत में है ना, और वहीं पे महापाषाण संस्कृति का उद्भव हुआ। बुर्जाहोम हमेशा नवपाषाण काल में आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बुर्जाहोम में गर्तावास मिले हैं और मनुष्य के साथ कुत्तों को दफनाने का एकमात्र अवशेष यदि कहीं मिला है तो वो कश्मीर में बुर्जाहोम से प्राप्त हुआ है। सोहन सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी है। 1938 ईस्वी में D.N. वाडिया ने इस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया। रंगपुर में ताम्रपाषाण काल के मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिनकी सतह चमकदार है, जिनसे उन्हें चमकीले एवं लाल मृदभांड नवपाषाण काल से मिले हैं। इस पुरास्थल की खोज 1935 में पीटरसन व डी टेरा ने के द्वारा की गई थी। बुर्जाहोम की खुदाई से गड्ढे वाले घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ ऐसी समाधान पद्धति का पता चलता है जहाँ मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी। आदि चन्नलूर नामक पुरास्थल तमिलनाडु में स्थित है। इसका संबंध दक्षिण भारत के महापाषाणिक संस्कृति से है। 27वां प्रश्न देखिए, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात के संकेत खुदाई में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कश्मीर के बारे में मैंने अभी बताया था आपको। कश्मीर में गर्तावास केवल यहीं से मिले हैं और यहाँ पे दो स्थल हैं, एक तो श्रीनगर में बुर्जाहोम है और एक गुफ कराल है। तो दोनों से आपको गर्तावासों के अवशेष मिले हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि कुत्तों के साथ मानव समाधान जो है वो कहीं मिला है, तो वो आपके कश्मीर से मिला है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है? तो भारत में व्यवस्थित खेती के प्रमाण जो है वो मेहरगढ़ से मिला है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ के उत्खनन से ज्ञात साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृषि की प्रक्रिया संभवतः ईसा पूर्व 7वीं सहस्त्राब्दी में बलूचिस्तान से प्रारंभ हुई थी, जहाँ पे आपके धान के अवशेष मिले हैं। 29वां प्रश्न है, भारत में प्रथम पुरास्थल युगीन औजार की खोज का जिसमें देश के प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, उसे किसे श्रेय दिया जाता है? पुराप्रस्तर युगीन, ये ध्यान रखना, 25 लाख से 1 लाख वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड है उसके अवशेषों की बात कर रहे हैं। तो ये पहले भी आपको व्याख्या में मिल चुका है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने सबसे पहले पुराप्रस्तर युगीन प्रथम हैंड एक्स की खोज मद्रास के पलवरम से की थी, जिसके फलस्वरूप भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का रास्ता खुल गया। ब्रकिट और डी टेरा एवं पीटरसन महोदय भी प्रागैतिहासिक काल के अनुसंधान करता है, जबकि एच.डी. साकलिया सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल है, पुरातत्ववेत्ता है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 30वें की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? देखिए, बेलन घाटी जो है वहां से तीनों क्रम के अवशेष मिले हैं। बेलन घाटी सिंध क्षेत्र एवं नर्मदा घाटी के पुरापाषाण, मध्यपाषाण एवं नवपाषाण काल तीनों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर शिकारी मानव सभ्यता से लेकर अन्नोत्पादक मानव सभ्यता के चिन्ह पाए जाते हैं, जो किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के श्रृंखलाबद्ध लक्षण हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है? तो ये मेहरगढ़ जो है वहीं से, क्योंकि खेती के अवशेष भी यहाँ मिले हैं सबसे पहले, और नवपाषाणिक काल का स्थल है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। सिंधु और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छी मैदान में बोलन नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थल से पहला स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस स्थल का उत्खनन 1977 ईस्वी से चल रहा है। लगभग ईसा पूर्व 5000 के संदर्भ में कृषिजन्य गेहूं और जौ की विभिन्न किस्में यहाँ से प्राप्त हुई हैं। गेहूं जौ का एक कृषि क्षेत्र आगे यूरोप में दक्षिणी पूर्वी यूनान एवं बाल्कन क्षेत्रों तक फैला हुआ था, जबकि कोल्डी हवा से सबसे प्राचीन धान की खेती के प्रमाण भारत के संदर्भ में मिले हैं। तो दोनों का सेपरेट आपको ध्यान रखना है। विश्व के संदर्भ में जो है वो आपको मेहरगढ़ ध्यान रखना है, और यदि भारत के संदर्भ में पूछे तो आपको कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश को मानना है।
रॉबर्ट ब्रिसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः क्या थे? तो वो एक भूवैज्ञानिक थे भाई, ज्योग्राफी से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने पूरा पाषाणिक काल की स्थलों की खोज सर्वप्रथम 1863 में मद्रास में पलवरम नामक स्थान से प्राप्त की थी। यहाँ से पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण इन्होंने प्राप्त किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ उस स्थान पर स्थित है जहाँ सिंधु नदी के कछारी मैदान और वर्तमान पाकिस्तान ईरान के सीमांत प्रदेश के पठार मिलते हैं। इस प्रकार मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। इस स्थान पर लोग गेहूं, जौ, खजूर पैदा करते थे और भेड़ बकरियां और मवेशी पाला करते थे। यहाँ के लोग कच्चे मकानों में रहते थे और हड़प्पा के शहरीकरण से पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक संपन्न उपनगर भी बसाया था। 34वां प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वन्य धान का प्रथम प्रमाण आपके चोपनी मांडू से मिला है। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण चोपनी मांडू से मिला है। यह पुरास्थल इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील में बूढ़ी बेला नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस पुरास्थल को खोजने का श्रेय 1967 में श्री बी.डी. मिश्र को जाता है। तो प्रश्न को दोबारा देख लीजिए आप। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये चोपनी मांडू से है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ए कनिंघम को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। विख्यात पुरातत्व अन्वेषक ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ए कनिंघम 1833 ईस्वी में एक सैन्य शिक्षणार्थी के रूप में भारत आया था और 1861 में सेना में सेवानिवृत्ति लेने के बाद इसे पुरातत्व सर्वेक्षक बना दिया गया और 1870 से 1885 लगभग 15 साल तक ये भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक पद पे भी रहे। तो अगला प्रश्न है, फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो आपकी जो मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति है उसको फलक संस्कृति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो व्याख्या में देख लीजिए। भारत के विभिन्न भागों में जो फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं उन्हें इस काल के मध्य में रखा जाता है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल की को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इन उपकरणों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। इसमें चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया गया है। 37वां प्रश्न है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, अर्थात कौन से काल में लोग कहाँ रहते थे? तो पुरापाषाण काल में तो देखिए आपका नदी तटाधिवास रहता था। मध्य पाषाण काल में ये शैलाश्रयों में रहने लगे। नवपाषाण काल में ये आपके गर्त अधिवासों में रहते थे। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे कश्मीर में बुरजाहोम और गुफ कराल की अपन ने बात की थी, पीटरसन और डी टेरा ने जिसकी खोज की थी। तो और ताम्रपाषाण काल में कच्चे पक्के घर बनाना शुरू कर दिए थे। तो पुरापाषाण काल आपका नदी तट अधिवास हो जाएगा, मध्य पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास हो जाएगा, नवपाषाण काल गर्त अधिवास हो जाएगा और ताम्रपाषाण काल कच्चे पक्के मकान हो जाएंगे। 38वां प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो आपका हथनोरा जो है वहाँ से एक खोपड़ी मिली है मानव की, जो विद्वान लोग ऐसे मानते हैं कि ये होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत उसको रखा है, विकसित होमो सैपियंस जिसको बताते हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया ने नर्मदा घाटी के होशंगाबाद जिले में हथनोरा नामक पुरास्थल से इस मानव खोपड़ी को प्राप्त किया था। 39वां प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में ही था, तो नर्मदा नदी घाटी से अरुण सोकलिया ने इसको प्राप्त किया था, जिसको होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत या विकसित होमो सैपियंस के अंतर्गत इसको रखा गया है। 40वां प्रश्न है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष आपके कश्मीर से मिले हैं और कश्मीर में केवल 2 नवपाषाणिक स्थलों की खोज की गई है, बुरजाहोम और गुफ कराल। तो दोनों ही यहाँ पे आंसर हो जाएंगे, आपके डी आंसर हो जाएगा।
उत्तरी भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर प्रदेश में झेलम नदी के पर स्थित विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त हुए बुर्जाहोम और गुफकराल के उत्खनन से गर्त निवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुर्जाहोम से जो सबसे बड़ा गड्ढा है उसका व्यास लगभग 2.74 मीटर और पैंदे में लगभग 4.37 मीटर इसका व्यास है। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका है। ये भीमबेटका जो है वो मध्य पाषाणिक स्थल है और मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में ये स्थित है। वीएस वाकणकर ने 1958 में इसकी खोज की थी। भीमबेटका में लगभग 500 शैलाश्रय गुफाएं मिली हैं। यह स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से उच्च पूर्व पाषाणकालीन चित्रकला के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ के आदिम चित्रों में स्पष्टतः 2 स्तर विन्यास हैं। पहले स्तर पर तो केवल पशुओं के चित्र हैं, जैसे हिरण है, बारहसिंगा, स्वर, रींछ, भैंस इत्यादि स्वतंत्र रूप से चित्रित किया गया है उनको। और दूसरे स्तर पे जानवरों के साथ मनुष्य के भिन्न अंतरंग चित्र के रूप में उनको दर्शाया गया है। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है। ये आपका गंगा घाटी में मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है भाई। सराय नाहर राय और महदहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं। इसमें से सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और जिसकी खोज केसी ओझा ने की थी। यहाँ से मानव समाधियों के 8 गर्त चूल्हे पाए गए हैं। यहाँ पर एक समाधि ऐसी है जिसमें एक साथ 4-4 मानवों को लिटाया गया है। महदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल भी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग एवं पट्टी तहसील के तात्कालिक परगनाधिकारी लाल बिहारी पांडे के सौजन्य से हुई थी। यहाँ से भी मानव समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ के मानव समाधियों के अतिरिक्त पशुओं की अधजली हड्डियाँ, श्रृंग आदि भी प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण इसको वध स्थल के रूप में भी जाना जा सकता है। 42वां प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, तो उच्च पूर्व पाषाण काल इसका आपका आंसर होगा। प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध उच्च पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल से स्थापित किया जाता है, क्योंकि इस वर्ग की चित्रकला के वर्ण्य विषय उच्च पुरापाषाणिक और मध्य पाषाणिक काल के मानव के आर्थिक क्रियाकलापों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीति रिवाजों से बहुत कुछ मेल खाते हैं। प्रमुख कलाकृतियों में पशुओं को दौड़ते, उछलते, कूदते, चरते, खड़े अथवा शिकारियों द्वारा पीछा करते अथवा घात लगाकर शिकार करते हुए दिखाया गया है। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो वो पोलिसदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे। निम्न पूर्व पाषाण काल में कहाँ करेगा? नहीं कर सकता, बाद में हुआ है। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, ये बिल्कुल सही है। पशुपालक नहीं था, बाद में हुआ है। वह लघु पाषाण उपकरण, ये मध्य पाषाण काल की विशेषता है, तो इसमें केवल विशेषता वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। यही आपका सही आंसर होगा 43 में। पाषाण युगीन सभ्यता का विकास हिमयुगी या प्लाइस्टोसीन काल में हुआ। भारत में पाषाण युगीन मानव के लघु पाषाण उपकरण, सल्क उपकरण तथा हस्तकुठार तक ही सीमित थे। उपकरण बनाने में मुख्यतः क्वार्टजाइट अथवा स्फटिक का प्रयोग किया गया है। ये पाषाण उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी में पाए गए हैं, अतः इन्हें सोहन संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। इस काल में मानव कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। वह न तो किसी धातु का प्रयोग करता था और न ही पशुपालक था, बल्कि जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर था। 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण से संबंधित स्थल है, 4 से मिलाइए। उज्जैन में गोरिक मृदभांड परंपरा मिली है। कायथा में ताम्र निधि मिली है और आहड़ बनास संस्कृति का स्थल है। वीरभानपुर नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले में दुर्गापुर के समीप दामोदर नदी के बाएं तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1954 ईस्वी में बीबी लाल द्वारा की गई। यहाँ उत्खनन से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। उज्जैन में मालवा संस्कृति से संबंधित एक प्रमुख पुरास्थल है। यहाँ से उत्खनन के दौरान अनेक प्रकार के पात्र परंपराएं प्रकाश में आई हैं, जिसमें तसले, छिछली थालियाँ, लोटे, मटके आदि प्रमुख हैं। ये मुख्य रूप से गोरिक मृदभांड परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कायथा नामक पुरास्थल उज्जैन जिले में स्थित है।
संभवतः इसी पुरास्थल को भारतीय साहित्य में वराहमिहिर की जन्मभूमि कपिथक के नाम से जाना जाता है। यहाँ उत्खनन में ताम्र निधि प्राप्त हुई है। आहड़ संस्कृति की जानकारी सबसे पहले 1952-53 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा राजस्थान के उदयपुर नगर की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई, जहाँ से ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अनेक पुरावशेष पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चूंकि इस संस्कृति से संबंधित बहुसंख्यक पुरास्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में मिले हैं, इसलिए इस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक, क्योंकि कायथा जो है वो कर्नाटक में नहीं है। कायथा मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। चिरांद बिहार के छपरा जिले में स्थित है, ये आपको पता है। पांडु राजा डिब्बी बंगाल पश्चिमी बंगाल में, और दायमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी सही है। तो कायथा कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। व्याख्या देख लीजिए। कायथा नामक पुरास्थल मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। भारतीय साहित्य में से वराहमिहिर की जन्मभूमि कपिथक के रूप में पहचाना गया है। यहाँ उत्खनन से ताम्र निधियाँ प्राप्त हुई हैं। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित एक नवपाषाणिक स्थल है, जहाँ उत्खनन में आवास, मिट्टी के बर्तन, छोटे आकार एवं गोल समानांत वाली कतिपय कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अन्य प्रस्तर उपकरणों में सिल लोढ़े, हथौड़े और गोफन पाद का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ की एक अन्य विशेषता हड्डी और सरंग पर बने उपकरण हैं। पांडु राजा डिब्बी पश्चिमी बंगाल में स्थित एक प्रमुख आधे ऐतिहासिक पुरास्थल है। यहाँ से आधे ऐतिहासिक काल के कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से उत्खनन से गैंडा, एक हाथी, एक भैंसा और एक रथ प्राप्त हुआ है। 46वां प्रश्न है, दक्षिणी भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ किससे संबंधित है? तो ये लोह काल से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे ताम्र का तो कोई उल्लेख ही नहीं मिलता है। दक्षिणी भारत में जहाँ भी यदि आपको दक्षिणी भारत की पाषाण समाधियाँ या पाषाण महापाषाण संस्कृति से कोई उल्लेख मिलता है और विकल्प में आपको यदि ताम्र पाषाण या ताम्र सभ्यता से कोई विकल्प मिल रहा है, वो निश्चित रूप से गलत होगा आपका, ये ध्यान रखना। दक्षिणी भारत में पाषाण युग के बाद दक्कन के पठार और सुदूर प्रायद्वीप में महापाषाणिक संस्कृति का उदय हुआ। ये संस्कृति एक हद तक भारत के पूर्वी, मध्य तथा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है, किंतु दक्षिणी भारत के संदर्भ में इसका विशेष महत्व है। महापाषाणिक संस्कृति की ऐतिहासिक महत्व की दो विशेषताएं हैं: इसका लोह युग से अविरल रूप से जुड़ा रहना और काले एवं लाल मृदभांडों के आविर्भाव से संयुक्त होना। 47वां प्रश्न देखिए, राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? तो राग के टीले दक्षिणी भारत है। राग के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिणी भारत से। दक्षिणी भारत में स्थित ग्राम्य जीवन की आधार रेखा नवपाषाण कालीन संस्कृति से प्राप्त होती है। खेती की फसलों में बाजरा और चना मिला है। मवेशियों, भेड़ के विस्तृत अवशेष तथा अन्य पशुओं की अस्थियां मिली हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था में पालतू पशुओं के महत्व का संकेत मिलता है। इस संस्कृति के लोग अपने मवेशियों को संभवतः प्रत्येक वर्ष की किसी कालावधि में अपने घरों के बाहर बांध देते हैं। जिस इलाके में मवेशी रखे जाते थे उसमें लकड़ी के डंडों की बाड़ लगा दी जाती थी। बाड़ के भीतर जो गोबर एकत्रित होता था उसे प्रतिवर्ष बाड़ के डंडों के साथ ही जला दिया जाता था। ये जलाने का कार्य संभवतः पोंगल महोत्सव के समारोह के आसपास किया जाता था, जो मकर संक्रांति को पड़ता है। प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया को लगातार पुनरावृत्ति का परिणाम ये हुआ कि जिस जगह वह होली जलाई जाती थी वह राख का एक टीला बन गया। दक्षिणी भारतीय पुरातत्व में इन टीलों को भस्म टीले कहा जाता है। 48वां प्रश्न देखते हैं, सिंघावली क्या है? तो सिंघावली एक निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति है। तो ए ऑप्शन होगा। निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित 30 से अधिक पुरास्थल अब तक भारत में प्रकाश में आ चुके हैं। मध्य सोन घाटी के सिंघावल जमाव से निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोहन नदी के सबसे निचले व पुराने जमाव को सिंघावल जमाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंघावल नामक पुरास्थल के पास इसके सबसे अच्छे जमाव मिले हैं, जहां इसका अध्ययन किया गया है। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए हैं, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये तो आपको अब तक याद हो चुका होगा। कश्मीर में बुर्जा होम है, मनुष्य के शवों के साथ कुत्ते के दफनाने की यहाँ पे
मिली हैं। झेलम नदी के किनारे मिला है। पीटरसन और डी टेरा ने इसकी खोज की थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत की नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थलों का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें बुरजाहोम और गुफ कराल विशेष महत्व के हैं। बुरजाहोम नामक पुरास्थल की खोज 1935 में पीटरसन व डी टेरा ने की थी। यहाँ के गड्ढे वाले घरों के अवशेष मिले हैं। समाधान के जो उदाहरण मिलते हैं उससे पता चलता है कि मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्तों को भी यहाँ पे दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण कालीन भारत में कहीं और प्रचलित नहीं थी। निम्न पुरापाषाण काल में किस एक में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? तो ये आपका हथनोरा है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के पास एक हथनोरा नामक स्थान है। वहाँ पर मानव की खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला है। कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस और कुछ ने विकसित होमो सेपियंस वर्ग में अंतर्गत रखा है। भीमबेटका रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पुरास्थल का क्षेत्र गुफाओं एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी संख्या लगभग 500 है। भीमबेटका की गुफाओं को खोजने का श्रेय BS बाकणकर को जाता है। यहाँ के अधिकांश शैलाश्रयों में मध्य पाषाणिक संस्कृति के पुरावशेष व समकालीन चित्रकला के मध्य साक्ष्य मिलते हैं। सराय नाहर राय व दमदमा प्रतापगढ़ जिले में स्थित मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल हैं। 51वां प्रश्न से आपको आधुनिक भारत के जो पॉइंट दिए थे उनमें से यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया? तो वो आपके बूसी थे। व्याख्या देख लीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात डुप्ले द्वारा बूसी को हैदराबाद में तैनात किया गया था। डुप्ले ने अनिश्चित अवस्था में राजनीतिक लाभ उठाने की सोची और मुजफ्फर जंग को दक्कन की साझेदारी और चांदा साहब को कर्नाटक की सूबेदारी के लिए समर्थन देने की बात सोची। अपरिहार्य रूपेण अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ देना पड़ा। डुप्ले को अद्वितीय सफलता मिली। मुजफ्फर जंग, चांदा साहब तथा फ्रेंच सेनाओं ने 1749 के अगस्त माह में वेलोर के समीप अंबूर के स्थान पर अनवरुद्दीन को हराकर मार डाला। दिसंबर 1750 में नासिर जंग भी इस संघर्ष में मारा गया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया और उसने अपने हितधारियों को बहुत से उपहार दिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने पोर्तो-नोवा में हैदर अली को पराजित किया था? तो सर आयरकूट जो थे उनके नेतृत्व में हैदर अली को पराजित किया था। वोरेन हेस्टिंग ने बरार के राजा महादजी सिंधिया और निजाम को हैदर की संधि से अलग कर दिया था। इन लोगों के पक्ष त्यागने से हैदर थोड़ा भी भयभीत नहीं हुआ। उसने अपनी सबसे पहले 1781 में पोर्टोनाव में उसे बुरी तरह पराजित कर दिया और अंग्रेजों ने डचों से दृढ़ता और इच्छा शक्ति के साथ युद्ध जारी रखा। किंतु सर आयरकूट ने सीलोन में सबसे अच्छे बंदरगाह त्रिंकोमाली को जनवरी 1782 से के अंत तक दक्षिणी भारत में मद्रास और पुलिकट और छीन लिया। भारत में नागपट्टनम में और बंगाल और बिहार में उसकी बस्तियों पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है 53वां। 1892 के कौंसिल एक्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारियों को इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 की वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक कौंसिलों का विस्तार हुआ। राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन से संतुष्ट थे। केवल एक कथन आपका इसमें सही होगा। राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ताधारियों को इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 को वैधानिक कार्यविधि में परिवर्तन करने हेतु बाध्य किया था, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय वैधानिक कौंसिलों में विस्तार हुआ। 1892 के अधिनियम में केवल भारतीय विधान परिषदों की शक्तियां, कार्य तथा रचना की बात की गई थी। केंद्रीय विधानमंडल के विषय में ये निश्चय हुआ कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 हो और अधिक से अधिक 16 हो, परंतु इसमें सपरिषद राज्य सचिव की आज्ञा लेनी आवश्यक होगी और उन्हें इन अतिरिक्त सदस्यों के मनोनीत करने के नियम इत्यादि बनाने होंगे। प्रांतीय विधानमंडलों को बंबई और बंगाल मद्रास में इस अधिनियम द्वारा न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्यों द्वारा बढ़ा दिया गया, परंतु उत्तर पश्चिमी प्रांत में अधिकतम सीमा 15 निश्चित की गई। प्रांतीय मंडलों में भी कार्यकारी परिषद के प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। इस अधिनियम में चुनाव प्रणाली को स्वीकार करना यद्यपि निहित था, स्पष्ट नहीं, एक अत्यंत वैधानिक महत्व की बात थी। यद्यपि प्रतिनिधि सरकार बहुत दूर की बात थी,
फिर भी कुछ कुछ आरंभ हो ही गया था। इस अधिनियम में बहुत सी त्रुटियां थी जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादी से असंतुष्ट रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक्ट को बार बार आलोचना की और आलोचकों ने टेढ़ी मेढ़ी निर्वाचन पद्धति की आलोचना की। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था? मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप जो था वो इसका प्रमुख कारण था। कंपनी को मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका तब मिला जब मराठा संघ के मुखिया पेशवा पद के लिए मराठों में मतभेद हो गया। प्रथम मराठा युद्ध के बाद 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों में शांति रही। मराठों के मुखिया पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा 1802 में सहायक संधि स्वीकार करने से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अन्य मराठा शासकों जिसमें सिंधिया, होलकर, भोंसले ने भी इस सहायक संधि का विरोध किया और द्वितीय मराठा युद्ध से कंपनी के मद्रास और बंगाल के राज्य परस्पर जुड़ गए। मुगल सम्राट पुनः अंग्रेजों की शरण में आ गया और मराठों के आपसी संघर्षों का लाभ उठाते हुए एक एक करके मराठा सरदारों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। 55वां प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक थाने में एक मुंसिफ हो, तो थाने में तो नहीं होना चाहिए, मुंसिफ तो दिखते हैं आगे। मुंसिफों को 500 रुपये तक के मूल्य के वाद पर सुनवाई करने की अनुमति मिली थी। मुंसिफों के निर्णयों को दीवानी अदालतों के न्यायाधीशों द्वारा पुष्ट किया जाना होता था। मुंसिफों की नियुक्ति दीवानी अदालत के न्यायाधीशों द्वारा की जानी होती थी, यद्यपि उसके अनुमोदन का अधिकार प्रांतीय अपील कोर्ट में निहित था। तो यही आंसर आएगा भाई, बिल्कुल सही है। मुंसिफ की नियुक्ति जिला न्यायालय में होती थी, न कि थाने में। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। एक मुंसिफ के अधीन कई थाना क्षेत्र होता था। मुंसिफ प्राय भारतीय होता था जिसे भारतीय विधि का पूर्ण ज्ञान हो, वही इस पद के लिए योग्य माना जाता था। इस आधार पर विकल्प ए असत्य है। वोरेन हेस्टिंग्स ने मुगल रूपरेखा पर आधारित न्याय प्रणाली को अपनाने का प्रयत्न किया था। 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी न्यायालय स्थापित कर दिया। दीवानी न्याय कलेक्टरों के अधीन होता था। ये सभी प्रकार के मामले सुनते थे। हिंदुओं पर हिंदू विधि और मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। 500 रुपये तक के मामले सुने जा सकते थे। उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत में अपील हो सकती थी। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च परिषद के प्रधान और 2 अन्य सदस्य होते थे। उनकी सहायता के लिए मुगल अधिकारी होते थे। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर को ये देखना होता था कि साक्ष्य ठीक से ली गई है या उस पर ठीक ठीक विचार किया गया है। न्याय खुली अदालत में होता था या मुस्लिम कानून लागू होता था। मृत्युदंड तथा संपत्ति की जन्म के लिए सदर निजामत अदालत को प्रमाणित करना आवश्यक था। जिला निजामत अदालत से अपील सदर निजामत अदालत में होती थी, जिसका अध्यक्ष उप नाजिम होता था। एक मुख्य काजी, एक मुख्य मुफ्ती और 3 मौलवी भी उसकी सहायता करते थे। इस प्रकार सदर निजामत अदालत के कार्य का निरीक्षण परिषद और उसके अध्यक्ष करते थे। 56वां प्रश्न है, सहज कथनों पर विचार करना है। शहजादा शुजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 4 से 1/2% के सामान्य सीमा शुल्क से 25 लाख रुपए का वार्षिक भुगतान के बदले मुक्त कर दिया। मुर्शिद कुली जाफर खान ने कंपनी के दस्तक को आंतरिक व्यापार के लिए प्रयोग में न लिए जाने की व्यवस्था दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक विक्रय कर दी। इसमें कौन से कथन सही हैं? 2 और 3 इसमें सही हैं। 1651 में सुल्तान शुजा ने एक फरमान जारी किया जिसमें 3000 रुपये वार्षिक कर की अदायगी के बदले कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान किया गया। नवाब मुर्शिद कुली खान ने अधिकारियों के निजी व्यापार पर चुंगी लगाना अपना अधिकार समझा और उसने अपनी कंपनी को निर्देश दिया कि दस्तक का प्रयोग कंपनी के अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए न करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों ने भारतीय व्यापारियों को सीमा शुल्क से बचने हेतु दस्तक को विक्रय कर दिया था। ये बात सही है। 57वां प्रश्न है, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता था? तो 1776 में जो पुरंदर की संधि हुई थी उसको मानता था। व्याख्या देख लीजिए। मराठों के साथ होने वाली पुरंदर की संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा मात्र माना। पुरंदर की संधि 1776 में पेशवा माधवराव नारायण राव एवं अंग्रेजों के बीच हुई।
सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सिंधिया व अंग्रेजों के बीच हुई। ग्वालियर की संधि 5 नवंबर 1817 को दौलतराव सिंधिया व अंग्रेजों के बीच हुई। और मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 ईस्वी को होलकर व अंग्रेजों के बीच हुई। 58वां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1856 में पारित किए गए थे? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट किया गया था 1856 में, बिल्कुल सही है। एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन एक्ट 1817, ये आपका 27 जो है वो तो 1829 में हुआ था, तो ये नहीं होगा इसमें। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट भी हुआ था और जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी हुआ था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 3, 4। 1856 के धार्मिक अक्षमताएं कानून एलिजिबिलिटी डिसेबिलिटी एक्ट द्वारा हिंदुओं से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया था। 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित कर दिया गया, जिसके अनुसार बंगाल सेना के सभी भावी सैनिकों को ये स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी सरकार की आवश्यकता होगी वे वही कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त एबोलिशन ऑफ सती जो दिसंबर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पारित किया गया, इसके अनुसार विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। 49वां प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में ये प्रथम न्यायिक योजना बनी थी कि जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जिलों में बांटा गया और प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया? तो वो वोरेन हेस्टिंग्स थे जिन्होंने जिला बनाया था। वोरेन हेस्टिंग की अध्यक्षता में वह प्रथम न्यायिक योजना बनी थी जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार व उड़ीसा को जिलों में बांटा गया, प्रत्येक जिले को एक कलेक्टर के अधीन रखा गया। जिलों में कलेक्टर नियुक्त किए गए लेकिन उन्हें कर निश्चित करने का अधिकार नहीं था। कानून को पुनः नियुक्त किए गए और सर्वोपरि निरीक्षण कलकत्ता स्थित राजस्व समिति में था। 60वां प्रश्न है, मोंटेग्यू ने 30 अगस्त 1917 को घोषणा पत्र में क्या अंतर्निष्ठ था? प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी, स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन और इस नीति का उत्तरोत्तर चरणों में विकास प्राप्त करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा, तीसरा इसमें विकल्प गलत होगा। कैसे होगा वो देख लीजिए। अपने कार्यभार संभालने के लिए 5 सप्ताह के भीतर ही मोंटेग्यू महोदय ने, जो नए भारत सचिव थे, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को कॉमन सभा में अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्णतः सहमत है यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासी शासनिक संस्थाओं को धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो, यह अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया कि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण शीघ्रातिशीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय में ये बता दूं कि ये प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और अग्रसर का उत्तरदायित्व है, वे ही समय और प्रत्येक उन्नति की मात्रा को निश्चित करेंगे। ठीक है। 61वां प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को पारित होने से पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल एक्ट में नियुक्त किया था। ये बिल्कुल सही है वही स्टेटमेंट। 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीय को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया था। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कैसे हैं वो देखो। 1909 के अधिनियम में पारित होने से पूर्व अगस्त 1907 में भारत में मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल एक्ट में नियुक्त किया तथा अधिनियम के पारित होने के बाद 1909 में एक भारतीय को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अनुसार गवर्नर के प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ कर दी गई। बिल्कुल सही कथन है। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन के थे, ये गलत है भाई। इसमें देखिए
1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों को अलग से वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हुआ। प्रांतों के द्वैध शासन के अधीन आरक्षित व हस्तांतरित विषयों के अंतर को समाप्त करके प्रांतीय क्षेत्र प्रशासन का नियंत्रण मंत्रिमंडल को सौंप दिया गया। 1935 के अधिनियम के अधीन प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडलों की व्यवस्था की गई। आसाम, बंगाल, बिहार, चेन्नई और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल तथा पंजाब, मध्य प्रांत, बरार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा तथा सिंधु में केवल एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय विधानमंडलों में निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा। वोरेन हेस्टिंग द्वारा 1776 में अमीनी कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से की गई थी? तो जहाँ भी अमीनी कमीशन आपको मिले तो कृषि से संबंधित मान लेना उसको। भारतीय कृषि व्यवस्था से संबंध व्यवस्थाएं सूचना एकत्रित करने के लिए अमीनी कमीशन बनाया गया था। वोरेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय इजारा प्रणाली के असफल होने पर भूमि के सही आकलन तथा इजारेदारों के हिसाब को की विस्तृत जांच करने एवं रैयतों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं को विशेष समाधान के लिए 1776 ईस्वी में अमीनी कमीशन की नियुक्ति की थी। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए दस्तक को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सदर निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया और इसे गवर्नर जनरल तथा उसके काउंसिल के अंतर्गत किया। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं भाई। कॉर्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों को घूस व उपहार लेने और निजी व्यापार करने का पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। यहाँ पे कॉर्नवालिस की जगह हमने किया है लॉर्ड वेलेस्ली, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। और कॉर्नवालिस ने ही, वेलेस्ली ने नहीं, कॉर्नवालिस ने ही मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर एक ऐसा न्यायालय कलकत्ते में स्थापित कर दिया था जो गवर्नर जनरल उसके परिषद के सदस्यों पर व्याप्त था और जिसकी सहायता के लिए मुख्य काजी व मुख्य मुफ्ती होते थे। 65वां प्रश्न है, भारत में प्रारंभिक अंग्रेजी प्रशासन के संदर्भ में किस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष भारतीय मामलों का मंत्री बना दिया गया? तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें ये काम किया गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के संविधान में दो मुख्य परिवर्तन किए गए। पहला ये था कि इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे नियंत्रण बोर्ड कहते हैं और उसका मुख्य कार्य डायरेक्टर्स की नीति को नियंत्रित करना था। इस प्रकार शासन की द्वैध प्रणाली एक कंपनी द्वारा और दूसरी एक संसदीय बोर्ड द्वारा बना दी गई और ये 1858 तक चलती रही। इस अधिनियम में भारत में कंपनी का समस्त सैनिक और असैनिक प्रशासन अंग्रेज सरकार के अधीन हो गया। डायरेक्टर्स के बोर्ड का अध्यक्ष आरंभिक काल में एक राज्य सचिव होता था और उसे कोई विशेष वेतन नहीं मिलता था, परंतु 1793 के पश्चात सवेतन अध्यक्ष नियुक्त हो गया। यह अधिकारी भारतीय शासन के लिए 1856 तक उत्तरदायी रहा, जब उसके स्थान पर भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। 66वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ थे। नहीं, अंग्रेजों के साथ नहीं थी, ये लोग हैदर के साथ थे, हैदर अली के साथ थे। दूसरा स्टेटमेंट देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा और निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध हैदर अली का साथ दिया। ये भी गलत है क्योंकि पहले में तो मराठा और निजाम हैदर अली के साथ थे और दूसरे में मराठा और निजाम अंग्रेजों के साथ थे। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। देखिए सॉरी, ये आपका 67वां प्रश्न है। 67वां प्रश्न है, हम्म 66वां है। तो ये आपको देख ले, इसकी व्याख्या देखिए आप। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच 1767 से गुणंतर के बीच हुआ। हैदर अली ने कूटनीतिक तरीके से मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया था। अर्थात निजाम और मराठे दोनों हैदर अली की तरफ से लड़े थे पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में और कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेजों ने पराजित होकर तिरस्कारपूर्ण मद्रास की संधि
कर ली थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने मद्रास की संधि की। द्वितीय की बात करें, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ। अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया, लेकिन हैदर अली पोर्टोनोवा के स्थान पर परास्त हुआ। परंतु अगले वर्ष हैदर अली ने कर्नल ब्रेथवेट के अधीन अंग्रेजों को पराजित किया और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। 67वें प्रश्न देखिए, सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1860 में लागू हुआ? नहीं, 1859 में लागू हुआ था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1862 में लागू हुआ? नहीं, 1861 में लागू हुआ था। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके इसमें गलत होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में लागू हुआ, और जबकि आपराधिक प्रक्रिया सिविल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1861 में पारित हुआ था। दोनों ही कथन गलत हैं। 68वां है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की दीवानी की सनद लेने की सलाह दी थी? तो आपका माणिकचंद जो है उसने ये सलाह दी थी। 69वां प्रश्न देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1746 से 1748 के मध्य हुआ, ये कथन बिल्कुल सही है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की, ये कथन नहीं, ये भी सही है। चांदा साहब को बंदी बनाकर फांसी नहीं दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट तीसरा गलत होगा। आगे देखते हैं, युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही होगा। सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। यह युद्ध सेंट टोमे के युद्ध के लिए अविस्मरणीय है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के नेतृत्व में भारतीय सेना के बीच लड़ा गया। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना, जिसमें केवल 200 फ्रांसीसी थे और 700 भारतीय सैनिक थे, महफूज का के नेतृत्व वाली 10,000 की भारतीय सेना को सेंट टोमे नामक स्थान पर पराजित कर दिया था। अर्थात 900 आदमियों ने 10,000 आदमियों को सेंट टोमे नामक स्थान पर पराजित किया था, और वो ऐतिहासिक व्यक्ति था कैप्टन पैराडाइज, जिसने इन 10,000 लोगों को पराजित किया था। चांदा साहब की हत्या धोखे से तंजौर के राजा ने की थी। यह द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान की घटना है। यूरोप में युद्ध बंद होते ही प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो जाता है। एक्स लासेफल की युद्ध संधि होती है 1748 में, उसी के साथ उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो जाता है और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। 70वां प्रश्न देखिए, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य सहसंबंध इसका प्रमुख कारण था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का मुख्य अंग यही था कि युद्ध करो या फिर अपने आप को आने वाले युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए शांति की नीति अपनाओ। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आया तो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। दूसरा, उस समय नेपोलियन का भय समस्त यूरोप पर छाया हुआ था। ऐसा होना शांति बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं था। उसने टीपू को पूर्णतः समाप्त करने या उसको अधीन करने का दृढ़ निश्चय किया था। उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह मद्रास तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, अथवा अरब, अफगानिस्तान के जमानसा, कस्तूनिया, मॉरिशस में फ्रेंच अधिकारियों आदि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए पत्र व्यवहार कर रहा है। 71वां प्रश्न देखिए, अवध में शुजाउद्दौला के अधीन अंग्रेजों के साथ सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था? नहीं। हैदराबाद निजाम ने लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, ये कथन सही है। तो इसमें एक स्टेटमेंट दो ही आपका सही होगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध के नवाब सादत अली खान को अफगानी शासक जमान शाह के आक्रमण का भय दिखाकर उसके राज्य में अंग्रेजी सेना की संख्या बढ़ा दी तथा उसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाया। शुजाउद्दौला ने 1754 से 1775 तक अवध का नवाब था। निजाम हैदराबाद ने 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य था। 72वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से प्रयोग करना है। किले का नाम और उसका स्थान। देखिए, फोर्ट सेंट डेविड कोडलोर को कहा जाता है, सेंट फोर्ट विनिमय बंगाल को कहा जाता है, सेंट फोर्ट जॉर्ज आपका
मद्रास वाला होगा, और सेंट लुई जो होगा वो आपका पांडिचेरी वाला होगा। देखते हैं आगे। इसका वो देख लेते हैं। फोर्ट सेंट डेविड कोडलोर का है, फोर्ट विलियम बंगाल का है, सेंट जॉर्ज मद्रास का है, और फोर्ट लुई पांडिचेरी का है। फोर्ट विलियम की नींव 1697 में कलकत्ता में पड़ी। ब्रिटिश सम्राट विलियम तृतीय के नाम पर इसे फोर्ट विलियम नाम प्रदान किया गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रधान बना। फोर्ट लुई का निर्माण फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की फैक्ट्री में स्पेनी उत्तराधिकार की लड़ाई के कारण छाए काले बादलों के दौरान पूरा किया। 1639 में ईस्वी में वेंकट द्वितीय विजयनगर नरेश के सामंत दमरेला वेंकटप्पा ने अंग्रेजी फ्रांसिस डे को मद्रास में किला बनाने की अनुमति दी थी, जो आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से विख्यात हुआ। 73वां प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय विधानमंडल में सम्राट शामिल था, जिसका प्रतिनिधि गवर्नर जनरल करता था। बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ स्टेट शामिल था, जिसमें 150 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के और 150 प्रतिनिधि देशी राज्यों के। ये रेशा गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत होगा। देखते हैं आगे। विधानसभा सम्मिलित थी, जिसमें देशी राज्यों के अधिकतम 125 प्रतिनिधि और ब्रिटिश भारत के अधिकतम 250 प्रतिनिधि थे। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा। 74वां प्रश्न है, भारत सरकार ने 1860 में एक अस्थायी उपाय के रूप में आयकर लागू किया था। बिल्कुल सही है, 1860 में किया था। भारत सरकार इस अतिरिक्त राजस्व का उपयोग भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार व उन्नति हेतु करना चाहती थी। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1860 में जो टैक्स इम्पीचमेंट किया था, इम्प्लीमेंट किया था, तो उसमें इसका उद्देश्य शिक्षा का नहीं था। उस समय जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी, उनको नियंत्रित करने के लिए उनको टैक्स कलेक्ट करना था। तो ए सही है, आर गलत है। भारत सरकार ने 1860 में एक अस्थायी उपाय के रूप में आयकर लागू किया। आयकर प्राप्त धन का एक कीमती स्रोत सिद्ध हुआ। इसका उद्देश्य था गदर द्वारा उत्पन्न की गई वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना। प्रारंभ में 500 रुपये से अधिक की सभी आमदनी पर 4% के हिसाब से, और 200 रुपये पर और 500 रुपये के बीच के सभी आमदनी पर 2% के हिसाब से एक सामान्य कर के रूप में लगाया था। अर्थात 500 रुपये से ज़्यादा इनकम आपकी है तो 4% देना पड़ेगा, और 200 से लेकर 500 के बीच यदि आमदनी है तो 2% लगाना पड़ेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान को सुधारने का प्रयास किया। बिल्कुल सही है। भारत में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी उत्पीड़ित कार्यों के प्रतिकार का प्रयास भी रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। दोनों कथन आपके सही हैं। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान में इंग्लैंड तथा भारत दोनों ही परिवर्तन लाए गए, और भारत में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले गैर कानूनी और उत्पीड़ित कार्यों के प्रतिकार का प्रयास किया गया। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पास ईस्ट इंडिया कंपनी तथा उसके अधिकृत क्षेत्रों पर असीमित अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट के पास उस समय बंगाल सरकार द्वारा अधिनियम कानून को वीटो करने की शक्ति भी थी। तो ये दोनों ही कथन आपके यहाँ पे गलत हैं। निम्न युगों पर विचार कीजिए। सालबाई की संधि, नाना फडणवीस और सलसट पर अधिग्रहण हुआ था, सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के गुंटूर पर अधिग्रहण, देवगांव की संधि भोसले से कटक का अधिग्रहण। तो यहाँ पे केवल 1 और 3 स्टेटमेंट आपके सही होंगे। सालबाई की संधि सिंधिया के मध्यस्थता में, ये संधि सालबाई की संधि जो है 1782 में अंग्रेजों और पेशवा के बीच हुई। इसमें दोनों ने विजित क्षेत्र छोड़ दिए, केवल सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों के पास रहे। उन्होंने राघोबा का साथ छोड़ दिया और माधवराव नारायण को पेशवा किया। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में अंग्रेजों और टीपू के बीच हुई। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उसके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार जिला मिला, और मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला। निजाम को पन्नार तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला।
देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को भोंसले और अंग्रेजों के बीच हुई। इसके अनुसार भोंसले राजा ने अंग्रेजों को बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का अपना सारा राज्य सौंप दिया। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो सर आयरकूट जो थे, सर मुनरो जो थे वो नेतृत्व उन्होंने किया था। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया था। कंपनी की सेना में कुल 7027 सैनिक थे और उसकी कमान मेजर मुनरो के हाथ में थी। युद्ध में दोनों दलों की अत्यधिक क्षति हुई, किंतु मैदान अंततः अंग्रेजों के हाथ रहा। अब भारत में अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया था। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम हुगली फैक्ट्री की स्थापना के समय फरमान जारी किया, जिसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये के नियत वार्षिक शुल्क भुगतान के बदले में व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया? तो वो शाह शुजा हैं आपके। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में तात्कालिक बंगाल के सूबेदार शाहजहाँ के दूसरे पुत्र शाह शुजा की अनुमति से बनाई। उसी वर्ष एक राजवंश की स्त्री को डॉक्टर बॉटम द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना तथा अन्य स्थानों पर कोठियां बना ली। 1693 में सूबेदार अजीमुस्तान ने उसे सुल्तानाती, कालीघाट तथा गोविंदपुर, जो आज कलकत्ता बसा हुआ है, वहाँ की जमींदारी दे दी और जिसके बदले में उन्हें केवल 1200 रुपये पुराने मालिक को देने पड़े। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद की संधि के अनुसार अवध के नवाब ने अंग्रेजी कंपनी को इलाहाबाद तथा कोड़ा सौंप दिया। बनारस की संधि के अनुसार अंग्रेजी कंपनी ने इलाहाबाद तथा कोड़ा को 2 करोड़ रुपए में अवध के नवाब को सौंप दिया। भाई दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं। देखिए आपकी क्या व्याख्या है। 16 अगस्त 1765 को क्लाइव ने अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला से इलाहाबाद की संधि की, जिसके अनुसार नवाब इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले सम्राट शाह आलम को दे देगा। यह युद्ध की क्षतिपूर्ति लिए कंपनी को 50 लाख रुपया दे और वह बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर में प्रतिस्थापित करे। ये 3 शर्तें थी। और बनारस की संधि की क्या शर्तें थी कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा वॉरेन हेस्टिंग के बीच की गई इस संधि के अनुसार इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए। इसके अतिरिक्त नवाब ने रोहिलों के विरुद्ध कंपनी की सहायता का वचन लिया और इसके लिए नवाब को 40 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ते थे। 81वां प्रश्न देखते हैं। 1858 के एक्ट द्वारा भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 81वां प्रश्न था आपका। देशी राज्यों के बारे में नीति निर्माण तथा युद्ध अथवा शांति मिल घोषणा के लिए भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए आवश्यकता है कि वह काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति प्राप्त करे। यह कथन बिल्कुल सही है। भारतीय राजस्व में कोई व्यय किए जाने अथवा सिर्फ राजस्व की प्रतिभूति पर कोई ऋण लिए जाने से पूर्व भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को काउंसिल ऑफ इंडिया की सहमति प्राप्त करना आवश्यक राय नहीं था। तो ये आपका स्टेटमेंट केवल एक सही होगा। लॉर्ड वेलेस्ली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध में जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? तो जनरल हैरिस थे उसमें। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू पर फ्रांसीसियों की सहायता करने का आरोप लगाया था। अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हुआ। मुख्य कमान का नेतृत्व जनरल हैरिस कर रहा था। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान का दुर्ग जीत लिया गया और मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति पाई। वाडियार वंश का बालक मैसूर का राजा बना दिया गया और उस पर सहायक संधि लाद दी गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध था कि कंपनी के डायरेक्टर की संख्या 24 निर्धारित की जाएगी, जिसमें से 1/4 प्रतिवर्ष 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार इंग्लैंड में स्वामियों के अधिकरण में वोट डालने का अधिकार केवल उन लोगों को दिया गया जो चुनाव में कम से कम 1 वर्ष पूर्व
1000 पाउंड के शेयर के स्वामी रहे हों। यह निश्चय हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा और डायरेक्टर्स की संख्या 24 होगी, जिसमें 1/4 प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारतीय मामलों का नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। 84वां प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जमींदारी प्रथा के अनुरूप यदि किसी, ये स्टेटमेंट केवल 2 सही होगा इसमें, यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जाए तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी सूर्यास्त के नियम द्वारा। जमींदार पद्धति में भूमि कर की मांग बहुत ऊंची निश्चित की गई। उदाहरण के लिए बंगाल में ये भाटक का 89% निश्चित की गई, अर्थात जमींदार के पास केवल 11% भाग जाता था। इस पद्धति में यदि किसी जमींदार द्वारा नियत तिथि पर सरकार का भाग जमा न कराया जा सके तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दी जाती थी। महलवाड़ी में किसके साथ राजस्व बंदोबस्त किया जाता था? तो महलवाड़ी में ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से इसकी व्यवस्था की जाती थी। महलवाड़ी पद्धति के अनुसार भूमि कर की इकाई कृषक को खेत नहीं अपितु पूरा गांव या महल जागीर का एक भाग होता था। ये पद्धति यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब के कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत 30% भूमि आई। इस पद्धति में भूमि समस्त ग्राम सभा की सम्मिलित रूप से होती थी, जिसकी भागीदारी का समूह कहते थे। जमींदारों को भूमि का स्वामी जमींदारी व्यवस्था के तहत स्वीकार किया गया, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस खंड, उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई। इसके अंतर्गत 19% भूमि आई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया। वह भी राज्य सरकार की भूमि पर कर देने के लिए उत्तरदायी था। यह पद्धति बम्बई और मद्रास के अधिकतर भागों में, असम और अन्य भागों में लागू की गई और इसके अंतर्गत सर्वाधिक 51% भूमि आई। 86वां प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो वह एलिजा इम्पे थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि क्राउन आज्ञापत्र द्वारा एक सर्वोच्च तथा 3 छोटे जजों वाले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करे। इस न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकारों की अनुमति थी। न्यायालय को अंग्रेजी परंपरा के अनुसार पंचों की सहायता से मुकदमों की सुनवाई करनी थी। ये न्यायालय बाद में 1774 में गठित हुआ। सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर, चैम्बर्स और हाइड 3 अन्य छोटे न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। 87वां प्रश्न है, पिट के इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिट इंडिया एक्ट 1784 के प्रावधान किया गया कि भविष्य में केवल प्रसंविधाबद्ध सेवक ही गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य नियुक्त होंगे। बिल्कुल सही है। पिट के इंडिया एक्ट 1784 ने समस्त आक्रमणशील युद्धों तथा भारतीय राजाओं के साथ समस्त आश्वासनों की संधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये भी सही है। व्याख्या देख लीजिए इसकी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। यद्यपि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया, परंतु सभी सैनिक, असैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियां भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दी गई। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया कि भविष्य में केवल संस्रावित सेवक, कॉन्वेंटेड सर्वेंट ही गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा यह थी कि इसके द्वारा भारत में आक्रामक युद्धों को केवल समाप्ति नहीं कर दिया गया, अपितु जो प्रत्याभूत संधियां कर्नाटक तथा अवध जैसे भारतीय राजाओं से की गई थी उन्हें भी समाप्त कर दिया गया। और यह कहा गया कि विजय की योजनाएं और भारत में साम्राज्य के विस्तार इस राष्ट्र की इच्छा, सम्मान व नीति के विरुद्ध है। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट ने भारत में दास प्रथा का वैधानिकता को समाप्त कर दिया गया? तो 1843 का एक्ट 5 था, उसके आधार पे दास प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया। 1843 ईस्वी के 5वें कानून द्वारा भारत में दासता की वैधानिकता समाप्त कर दी गई। 1843 ईस्वी में भारत में लाखों दास थे। फिर भी इस कानून ने दासता को कानूनी स्थान देने से इनकार कर दिया तथा इस प्रकार आप बिना मालिकों के हर्जाने दिए दासों को स्वतंत्र कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के उपरांत इलाहाबाद में एक दरबार में किसने भारत सरकार को ग्रेट ब्रिटेन के सर्वोच्च सत्ता द्वारा अधिकृत किए जाने की घोषणा की गई? तो लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की थी।
1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने ग्रेट ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता द्वारा भारत की सरकार को अधिकृत किए जाने की घोषणा की। यह घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को रानी के नाम पर निकाला गया। इसे भारतीय जनता का महान अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। निम्न में से कौन यूरोप की आंतरिक घड़ी दक्षिणी भारत में लाए थे और कब लाई गई थी? तो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली ये लेके आए थे। यूरोप की आंतरिक घड़ी 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा दक्षिणी भारत में लाई गई थी। पुर्तगालियों ने 1565 में भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना की थी। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधि वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखकों द्वारा प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ भी 1563 में गोवा में प्रकाशित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्न में से क्या एक घटित नहीं हुआ? द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। बम्बई से थाने तक रेलवे का खोला गया, इसमें हुआ था। और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी क्योंकि ये डलहौजी ने की थी। डलहौजी के काल में ये घटना नहीं थी, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन का बिछाना, बम्बई से थाने तक रेलवे लाइन का बिछाया जाना, ये तीनों घटनाएं लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में घटित हुई थी, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना बाद के काल में हुई थी। 92वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हैदराबाद निजाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार का क्षेत्र प्रदान किया क्योंकि मद्रास शासन ने उसकी फ्रांसीसियों और मराठों के विरुद्ध सहायता करने की सहमति दी थी। ये कथन बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना, ये कथन सही है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण टीपू सुल्तान द्वारा पश्चिमी तट पर अपना नियंत्रण दृढ़ करने का प्रयास था, तो ये भी सही है। व्याख्या देखिए, नवंबर 1766 में मद्रास सरकार ने निजाम से उत्तरी सरकार लेकर उसके बदले में उसे हैदर के विरुद्ध मदद देना स्वीकार किया, न कि फ्रांसीसी एवं मराठों के युद्धों द्वारा फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक बना। वस्तुतः माहे हैदर के अधिकार क्षेत्र की एक छोटी फ्रांसीसी बस्ती थी। इस जीत ने उसके कोष को और बढ़ा दिया। उसमें यह विचार प्रस्तुत किया कि इस प्रकार उसके राज्य की तटस्थता भंग हुई है और युद्ध की घोषणा कर दी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण 29 दिसंबर 1779 को टीपू सुल्तान द्वारा तावनकोर पर आक्रमण था। 93वां प्रश्न है, निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टम की संधि संपादित की थी? तो कार्नवालिस स्थापना। 1792 में टीपू और कार्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि संपन्न हुई। इस संधि से टीपू को अपने आधे राज्य से हाथ धोना पड़ा। इसका एक बड़ा भाग जो कृष्णा से लेकर पेन्नार तक फैला था, निजाम को दे दिया गया। तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मराठों को मिला। अंग्रेजों को 12 महल, डिंडीगुल व मालाबार मिला। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा तथा अपने 2 पुत्रों को कार्नवालिस के पड़ाव पर शरीर बंधक के रूप में भेजना पड़ा। 94वां प्रश्न है, आंग्ल मराठा युद्धों के दौरान निम्न में से कौन सी संधि सबसे अंत में संपादित हुई? तो होलकर के साथ मंदसौर की संधि हुई थी, लगभग 1809 के लगभग हुई थी, शायद 1818 के लगभग हुई होगी। हाँ, अंग्रेजों ने दौलतराव सिंधिया को 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। 6 जनवरी 1818 को मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। बाजीराव के साथ पूना की संधि 13 जून 1817 को संपन्न हुई और 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया से अंग्रेजों ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी। अतः सबसे अंत में मंदसौर की संधि संपन्न हुई थी 1818 के 6 जनवरी को। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1893 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल को मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में उसी प्राधिकार के प्रयोग से सक्षम बनाया जो बंगाल पर प्रयुक्त होता था। सही कथन। 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्रों पर सम्राट की निसंदेह प्रभुता स्थापित कर दी। गलत कथन। 1813 के 33 के चार्टर एक्ट ने अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों से कानून बनाने समस्त अधिकार वापस ले लिए। सही कथन। 1853 के चार्टर एक्ट ने प्रादेशिक स्तर के कौंसिलों की नियुक्ति में सम्राट की अनुमति अनावश्यक बना दिया। तो बी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सारे सही हैं। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए।
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिकों तथा असैनिक अधिकार दिए तथा उसके कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बम्बई की प्रेसिडेंसियों को अधीक्षण का भी करना था। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी को भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया। यद्यपि उसने चीन के व्यापार का तथा चाय का एकाधिकार चलता रहा। 1833 के चार्टर एक्ट से कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब केवल सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभाओं की कानून बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई। 1853 के चार्टर एक्ट ने प्रादेशिक स्तर के काउंसिलरों की नियुक्ति में सम्राट की अनुमति को आवश्यक बना दिया गया। 96वां प्रश्न है, जब वोरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बना तब उसके कोषागार को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1880 के नमक का उत्पादन सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया। ये कथन तो बिल्कुल सही है। भू राजस्व को 10 वर्षीय बंदोबस्त 1790 में स्थायी घोषित कर दिया। ये भी कथन सही है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। वोरेन हेस्टिंग्स ने कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था और 1780 में सरकार ने नमक का उत्पादन सीधे अपने हाथ में ले लिया था। ये भी सही है। भू राजस्व का 10 वर्षीय बंदोबस्त 1700 में लागू किया, किंतु 1793 में इसे स्थायी कर दिया गया। रेयतबाड़ी भू राजस्व प्रथा के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। छोटे कृषकों के साथ ये बंदोबस्त किया गया था, बिल्कुल सही है। कृषकों को भूमि पर सभी अधिकार उपलब्ध थे, बशर्ते कि वे एक निश्चित राजस्व का भुगतान करें और राज्य के लिए ग्राम प्रमुख द्वारा एकत्रित किया जाता था, कथन सही है। बंदोबस्त किया जाता था कि उसका निश्चित समय के लिए नवीनीकरण किया जाता था, जिस दौरान रैयत को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। उपरोक्त सारे कथन सही हैं। 1792 में रैयतबाड़ी बंदोबस्त को बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। इसमें लगान समझौता जमींदार से न करके वास्तविक किसान से किया जाता था, जो भूमि के स्वामी होते थे। वही राज्य सरकार को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी था। उसे अपनी भूमि का अनुभाटक न गिरवी रखने और बेचने की अनुमति थी। वह अपनी भूमि में तब तक वंचित नहीं किया जा सकता था जब तक कि वह समय पर भूमि कर देता रहे। ताराशंकर बंदोपाध्याय के उपन्यास गणदेवता निम्न में से किस एक प्रथा का पतन प्रदर्शित किया है? तो जजमानी प्रथा। गणदेवता में जजमानी प्रथा का पतन प्रदर्शित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया, जिसमें सिपाहियों को सरकार की आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया गया। लॉर्ड कैनिंग की सरकार द्वारा पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट में सिपाहियों को उपलब्ध मुफ्त डाक सेवा की सुविधा वापस ले ली गई। तो ये स्टेटमेंट कौन से सही हैं? इनमें से कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने पारित किया था, जिसमें सिपाहियों को सरकार की आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए बाध्य किया था। तो ये लॉर्ड कैनिंग यदि यहाँ पे स्टेटमेंट में होता डलहौजी की जगह, तो ये सही होता। पोस्ट ऑफिस एक्ट लॉर्ड डलहौजी की सरकार ने पारित किया था, जिसके द्वारा सिपाहियों को उपलब्ध मुफ्त डाक सेवा वापस ले ली गई। अतः दोनों कथन ही यहाँ पे गलत हैं। 100 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही क्रम है? सबसे पहले सूरत, फिर मद्रास, फिर हुगली, फिर सुल्तानाती। अंग्रेजों की कंपनी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ने 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा पत्र प्राप्त किया। इस कंपनी ने भारत में व्यापारिक कोठियां कायम करने का प्रयत्न 1608 में किया। कंपनी ने कप्तान हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। विभिन्न घटनाक्रमों के उपरांत 1613 में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा सूरत में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की थी। भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री थी। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया था, वहां किलाबंद कोठी का निर्माण करवाया था। 1651 में अंग्रेजों ने ब्रिजमैन के अधीन हुगली में कोठी खोली थी और 1691 में सुल्तानाती अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली थी। 101वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बांडीवास का युद्ध, जनरल कूट और बक्सर का युद्ध मेजर हेक्टर मुनरो, ये कथन सही है 2 और 3। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में
भारतीय परिणाम था। कर्नाटक का युद्ध 1756 से 63 तक चला। इस युद्ध में 1760 में सर आयरकोट ने वांडीवास के स्थान पर फ्रांसीसियों को पराजित किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह पराजित हो गए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। अंग्रेजों की सेना, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था, ने मीर कासिम और अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। डच हॉलैंड निवासी थे। व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर डच भारत आए थे और डचों और अंग्रेजों की तीव्र व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी। अंग्रेजों को क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना ने 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को शक्ति को पूर्ण रूप से दबा दिया था। प्रश्न संख्या 102, प्लासी के युद्ध में 50 वर्षों के अंदर ही बंगाल की असाधारण समृद्धि को गंभीर ह्रास हो गया। कथन बिल्कुल सही है। और सूती वस्त्रों के उत्पादन में, जो भारत में निर्यात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, भारत के अन्य भागों में वृद्धि हुई जबकि बंगाल में इसका ह्रास हुआ। तो ये कथन भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। बंगाल के नवाब अंग्रेजों को कठपुतली ही बनकर रह गए। प्लासी के युद्ध के उपरांत अंग्रेज बंगाल को लूटकर अनंत साधनों के स्वामी बन गए, परंतु समृद्धशाली बंगाल कंगाली की कगार पर पहुंच गया। वेरेलस्ट लिखता है कि बंगाल समस्त भारत का व्यापार का केंद्र था। यहाँ का सूती वस्त्र उद्योग प्रसिद्ध था, जिसकी काफ़ी मांग थी, परंतु अंग्रेजों के नियंत्रण में आने के पश्चात बंगाल इस उद्योग का गंभीर ह्रास हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य खंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? असैनिक तथा सैनिक शासन, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रीय अधिग्रहण एवं राजस्व का समस्त प्रबंध फोर्ट विलियम में 4 पार्षदों के सहायता से गवर्नर जनरल में नीत था। कथन बिल्कुल सही है। फोर्ट विलियम की परिषद में गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी शासन के अधीक्षण की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। कथन सही है। भारतीय उपनिवेश के अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियां नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाती थी, जबकि निदेशक मंडल के पास मात्र नियुक्ति करने का अधिकार था। ये गलत है। अपराध के सभी मामलों से निपटने के लिए फोर्ट विलियम में एक उच्चतम न्यायालय, जिसका एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश थे, इसका गठन हुआ था। एलिजा इम्पे थे। बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना था। इस एक्ट के अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बन गया और 4 सदस्यों की कार्यकारिणी की सहायता से कार्य करता था। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिकों और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे को रखा गया था और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की गई थी। 1784 में पिट्स के एक्ट द्वारा भारतीय उपनिवेश के अधीनस्थ अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियां नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा संचालित होती थी, जबकि निदेशक मंडल के पास मात्र नियुक्ति करने का अधिकार था। 104वां प्रश्न देखिए। अंग्रेजी कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार 1765 ईस्वी के प्रदान कर दिए, किंतु राजस्व का वास्तविक संग्रह आरंभ के कुछ वर्षों में भारतीयों के हाथ में रहा। इसका रीजन क्या है? अंग्रेजों को भारत में राजस्व मामलों का समुचित ज्ञान नहीं था। तो ये ए भी सही है, आर भी सही है और स्पष्टीकरण भी है। मई 1765 में दूसरी बार जब क्लाइव भारत आया तो उसका मुख्य उद्देश्य बक्सर के युद्ध के पराजित शक्तियों के साथ संबंध सुनिश्चित करना था। अतः अवध के नवाब वजीर शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद में भेंटकर इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को की। इलाहाबाद की ही दूसरी संधि जिसने मुगल सम्राट शाह आलम से की, उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से प्राप्त हो गई। दीवानी के कार्य को कंपनी ने सीधे अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि उन्हें भारतीय राजस्व मामलों का समुचित ज्ञान नहीं था। अतः अंग्रेज कंपनी ने दीवानी कार्य हेतु 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। 105वां प्रश्न है, वेद किसके द्वारा संकलित किए गए? वेद वेदव्यास द्वारा संकलित किए गए। निम्न को सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपका कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। राष्ट्रीय शब्द सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। वेदांग की संख्या 6 है। प्रथम विधि संहिता मनुस्मृति। पुराणों का संकलन करता लोमहर्ष। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय। मलिंद पनु की रचना नागसेन। बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? अश्वघोष। बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली।
जैन धर्म ग्रंथों की को क्या कहा जाता है? आगम। उत्तर पुराण किसके द्वारा लिखा गया? गुणभद्र। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य। भारत पे हुए मुगल आक्रमणों का उल्लेख किस संहिता में मिलता है? गार्गी संहिता। कुमार संभव की रचना कालिदास। कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं है? हर्षचरित्र। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कश्मीर के कलहण द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। मैगस्थनीज की रचना कौन सी है? इंडिका। हेनसांग द्वारा लिखित रचना है सीयू की। भारत में लेख वाले सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यमन। पंचमार्क सिक्के राजस्थान में कहाँ से मिले हैं? जयपुर से। वह कौन सा अभिलेख है जिसमें प्राचीन काल के 3 शासकों को एक साथ उल्लेख मिला है? तो आपका जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें ये उल्लेख मिला है। समुद्रगुप्त के काल में प्रयाग प्रशस्ति किसने उत्कीर्ण करवाई? हरिशेन ने। जूनागढ़ अभिलेख किसके शासन का? स्कंदगुप्त का। इतिहास का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं होता। यह कथन किसका है? कार्ल आर पामर का। असुमेलित को छांटिए। व्हाट इज ट्री? जेएस मिल की नहीं है। बाकी ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट डेवी की है, सही है। आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड की है। सैनिक इतिहास थ्यूसिडाइस ने लिखा है, ये सही है। चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इतिहास जिस अतीत का अध्ययन करता है वह मत अतीत नहीं बल्कि इतिहास के अतीत का सजीव अतीत होता है। ये कथन किसका है? ये आपका कॉलिंगवुड का कथन है। इतिहास की एकमात्र सीख यही है कि हम इतिहास से कुछ सीख नहीं पाते। ये कथन किसका है? हीगल का। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज़्यादा, ब्यूरी का कथन है। यह किसने कहा कि इतिहास बुद्धि के रसायन से उत्पन्न सर्वाधिक खतरनाक पदार्थ है? इतिहास के माध्यम से किसी भी बात को उचित ठहराया जा सकता है। इससे निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की सीख नहीं मिलती। इससे कुछ उपलब्ध रहता है और परस्पर विरोधी बातों के लिए उदाहरण उपलब्ध हो जाते हैं। पाल बेलेरी का कथन है। किसका कथन है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है? पहले त्रासदी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन के रूप में। कार्ल मार्क्स ने कहा है ये। इतिहास अपने आप को आंशिक रूप से दोहराता है, ये किसने कहा? ट्रेवेलियन ने। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? यूनानी भाषा के शब्द से। किसने कहा इतिहास मानव को बुद्धिमान बनाता है? बेकन ने। पहला है ईएचकार। इतिहास इतिहासकार एवं उसके तथ्यों के बीच मिलने वाला अंतहीन संवाद है। जी आर अल्टन इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। जेबी ब्यूरी इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, और संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास है। आरजी कॉलिंगवुड का कथन है। रमेश चंद्र मजूमदार ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? 3 कालखंडों में बांटा है। कथन किसका है? बुरा इतिहास अहानिकारक इतिहास नहीं है, ये खतरनाक है। स्पष्ट रूप से अहानिकारक की बोर्ड पर टाइप किया हुआ वाक्य भी हो सकता है। ये कथन आपका है इरिक होब्सबाम का। किस विषय को इतिहास के मेरुदंड के नाम से जाना जाता है? आपका राजनीतिक इतिहास है। इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है, किसका कथन है? डॉक्टर राधाकृष्णन का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका जो कथन है स्टेटमेंट नंबर 2 ABCD ऑक्सफोर्ड इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ चलता है। ट्रेवेलियन इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं क्षेत्रीय है। कॉलिंगवुड संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है और ब्यूरी इतिहास विज्ञान न कम न ज़्यादा। ये समान जो ABCD समान रूप से इसमें सुमेलित हैं। इतिहास कला है या विज्ञान? सर्वप्रथम किसने प्रश्न उठाया? तो ये ब्यूरी ने उठाया था। निम्न सूची को सूची 2 से उसकी कृति से सुमेलित कीजिए और ये जो आंसर होगा उसका वो आपका ABCD से मिलेगा, अर्थात लेखक के सामने जो बुक लिखी हुई है वही उसके रचयिता हैं। जदुनाथ ने फॉल ऑफ मुगल एम्पायर लिखा है। DD कोसाम्बी एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखा है। KM अशरफ ने हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन ओवर फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है और RC मजूमदार ने हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल लिखा है। तो 149वां प्रश्न है, इतिहास विज्ञान की भांति उपयोगी व शिक्षाप्रद है। ये कथन आपके चार्ल्स फर्थ का है। और इतिहास का सबसे बड़ा दुरुपयोग यही है, सत्तावादी दुरुपयोग और इतिहास बोध को जन्म संस्कृति के से पृथक करना। दोनों ही कथन इसमें आपके आ जाएंगे। इस प्रकार ये आपकी कंप्लीट जो है आज का जो पेपर था उसका एनालिसिस है। यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो फुट नोट पे जो नंबर दे रखे हैं 95 88 27 11 32 वहाँ पे जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए यहीं पे थैंक यू, धन्यवाद।